नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हम स्टडी आईक्यू के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर एक क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं फॉर यूपीएससी 2021 और उसी क्रैश कोर्स में हम कई सारी वीडियोस ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं। यदि आप पुरानी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू ने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप पुरानी सभी वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। अभी वैसे ज़्यादा वीडियोस रिलीज़ नहीं हुई हैं, बट जितनी भी हुई हैं आप इस प्लेलिस्ट में रेफ़र कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, इसमें हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स। तो वेरी वेरी अवेटेड टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी टॉपिक होता है ये। साइंस टेक से जुड़े हुए जो भी करंट अफेयर्स हैं पिछले एक साल के, उनको यहाँ पे कवर किया जाएगा और उसी में दिस इज़ द सेट नंबर 1 विच वी आर गोइंग टू बिगिन नाउ। बिफोर आई बिगिन, मैं बताना चाहूँगा इस पर्टिकुलर हम टॉपिक को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कवर करेंगे। वी विल बी कवरिंग इट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि ट्रेडिशनली जो हम करते हैं हम वैसे नहीं करेंगे इसको हम Q&A फॉर्मेट के तरीके से कवर करेंगे, सो दैट आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आए चीज़ों को सॉल्व करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ऑल्सो कोई भी आपको डाउट या क्वेरी है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और आपकी यूपीएससी की ही तैयारी को आसान करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड कोर्स जिसका नाम है पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। इस कोर्स में हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है और यदि आप तैयारी कर रहे हैं और स्पेसिफिकली यदि 2021 आपका पहला अटेम्प्ट है तो इस कोर्स को डेफिनेटली बाय करें। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़ायदा कर सकता है आपके लिए, राइट। सो लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द मिकियस सैटेलाइट। ठीक है, तो मिकियस सैटेलाइट आई एम श्योर आपने सुना होगा, पिछले साल चर्चा में भी थी ये मिकियस सैटेलाइट। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? इट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम एनेबल्ड सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय जापान। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2020। 2-3 फैक्ट्स आ गए। वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम एनेबल्ड सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय जापान, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2020। The totally secure long-range message is achieved by MICIUS using quantum key distribution. तो quantum key distribution, all of the above are correct. तो हमने A, B और C ऑप्शंस में 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लिया है। समझ लेते हैं कि कौन सा फैक्ट इसमें से सही है, कौन सा गलत है। यहाँ पे देखिए मिकियस के बारे में, आई विल कम बैक टू द क्वेश्चन और उसका जवाब वहाँ पे आपको फिर दिया जाएगा। सो मिकियस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम एनेबल्ड सैटेलाइट। ये वाला फैक्ट तो सही है, ऑलराइट। ये दुनिया की पहली क्वांटम एनेबल्ड सैटेलाइट है, लेकिन लॉन्च करी गई है चाइना के द्वारा और लॉन्च करी गई थी 2016 में। सो इसी के आधार पे आप ये समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर A गलत हो गया, ऑप्शन नंबर B गलत हो गया, क्योंकि 2020 में लॉन्च नहीं करी गई थी और इवन दो ये वर्ल्ड की पहली क्वांटम एनेबल्ड सैटेलाइट है, लेकिन जापान के द्वारा लॉन्च नहीं करी गई थी। क्योंकि A और B गलत हो गए, ऑटोमेटिकली D भी गलत हो गया, बिकॉज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट गलत हो गया। सो आपको आपका जवाब तो मिल गया ऑप्शन नंबर C। अब ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। बिफोर दैट आप देख लीजिए मिकियस के बारे में थोड़े से फैक्ट्स। और असल में मिकियस का दूसरा नाम जो है वो क्वेस भी है। देखिए, असल में जब चाइना ने इस पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंट को शुरू किया था तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया था दैट इज़ क्वांटम एक्सपेरिमेंट बट एट स्पेस स्केल। ठीक है, तो हम यानी कि क्वांटम लेवल की चीज़ों को समझना चाहते हैं बट स्पेस स्केल पे। सो क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स एट स्पेस स्केल, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बेसिकली एक एक्रोनिम है QUES और इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्वेस। सो ये चाइना का रिसर्च प्रोजेक्ट है इन द फील्ड ऑफ क्वांटम फिजिक्स। और ये वाला जो बेसिकली एक्सपेरिमेंट है, दिस इज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड एज क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। सवाल ये आता है कि चाइना को क्वांटम एनेबल्ड सैटेलाइट लॉन्च करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों ऐसा हुआ कि किसी और दुनिया के देश ने इसके बारे में नहीं सोचा, या फिर क्यों ऐसा हुआ कि किसी और ने इसको लॉन्च नहीं किया? देखिए, जो QKD है जिसको हम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, ये बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से आप सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज़ कर सकते हैं टू बी यूज फॉर इनक्रिप्टिंग एंड डीक्रिप्टिंग मैसेजेस। ठीक है, तो अगर आप अपने मैसेजेस को इनक्रिप्ट या डीक्रिप्ट करना चाहते हैं उस केस में आपको क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है। इसीलिए चाइना ने इसको बेसिकली इस पर्टिकुलर सैटेलाइट के अंदर इंक्लूड किया था, एम्प्लॉय किया था। ये होता क्या है, बड़ी सिंपल से तरीके से आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये चाइना है, ठीक है,
अब इसने जो है कनेक्ट किया हुआ है अपने आप को एक सैटेलाइट के थ्रू ऊपर से। अब यहाँ से चाइना को यहाँ से अपने यहाँ पे एक मैसेज भेजना है। ये भी चाइना का कोई मिलिट्री साइट है, ये भी चाइना का कोई मिलिट्री साइट है, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। तो इसने क्या किया, मैसेज को भेजा। डायरेक्टली मैसेज को यहाँ से यहाँ नहीं भेजेंगे ये लोग, क्या करेंगे, इस मैसेज को भेजेंगे इस पर्टिकुलर क्वेस्ट को, यानी कि मिक्कीएस को भेजेंगे। जब इस मैसेज को यहाँ पे भेजेंगे तो इसको एनक्रिप्ट करके भेजेंगे। एनक्रिप्ट यानी कि इसके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाया जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है एनक्रिप्टेड मैसेज सैटेलाइट तक पहुंच गया। उसके बाद सैटेलाइट इस एनक्रिप्टेड मैसेज को यहाँ पे आके भेजेगी। जब ये इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा तो यहाँ पर आकर उसे डिक्रिप्ट करवाया जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस थिंग इज बेसिकली ऑपरेटिंग, कि एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको मैसेजेस भेजने हैं तो आप उसको राउट करके भेज रहे हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट। और ये पूरी की पूरी जो टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल करी गई है, इसको कहा जाता है QKD, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर ओवर है। सो हेंस यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम क्वांटम फिजिक्स या फिर क्वांटम हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें तो देखिए रिसेंट सी बात है, साइकामोर, ये गूगल का क्वांटम कंप्यूटर है। इसने एक बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन परफॉर्म करी, जस्ट हाल ही की बात है ये। और ये जो गूगल का क्वांटम कंप्यूटर है साइकामोर, इसने उस कैलकुलेशन को मात्र 200 सेकेंड्स में ख़त्म कर दिया। जबकि अगर आप देखें जो दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर आज की डेट में जो काम कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज समिट, अगर वो सेम कैलकुलेशन को परफॉर्म करता तो लगभग 10,000 साल लगते उसको इस कैलकुलेशन को ख़त्म करने में। सो साइकामोर ने इस कैलकुलेशन को मात्र 200 सेकेंड्स के अंदर ही ख़त्म कर दिया था। इस चीज़ को प्लीज़ याद रखिएगा कि साइकामोर गूगल का क्वांटम कंप्यूटर है और दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो समिट है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। गवर्नमेंट ने अपना जो पिछले साल का बजट आया था, 2020 की बात कर रहा हूँ, उसमें इन्होंने नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ एंड एप्लीकेशंस को लॉन्च किया था फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी एलोकेशन भी करी है पैसे की, ये देखते हुए कि हम आगे जाके क्वांटम कंप्यूटिंग में, क्वांटम टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ना भी चाहते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट होगा, इसकी प्लीज़ एब्रीविएशन को याद रखिएगा, NMQTA। और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को लागू करने वाला जो विभाग होगा वो होगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑल्सो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो MIT है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, काफ़ी बड़ी कंपनी अमेज़ॉन है, उसके साथ मिलकर भारत में पहली क्वांटम कंप्यूटिंग लैब भी शुरू करने वाले हैं। इसको लेके रिसेंटली अप्रूवल दे दिया गया है। ये कब बनने में आएगी इट रिमेन्स टू बी सीन, बट ये चीज़ फाइनलाइज हो चुकी है कि MOU साइन हो चुका है बिटवीन अमेज़ॉन एंड बिटवीन MIT, सो दैट ये क्वांटम कंप्यूटिंग लैब भारत में बनाई जा सके। ऑल्सो ये दुनिया की ऐसी पहली लैब होगी जिसमें कि किसी भी गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर एक क्वांटम कंप्यूटिंग लैब का MOU साइन किया है। सो इसके पहले जब भी हुआ है तो सारी की सारी जो क्वांटम कंप्यूटिंग लैब्स है या तो वो कम्प्लीटली पब्लिक होती हैं या वो कम्प्लीटली प्राइवेट होती हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने किसी गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस क्वांटम कंप्यूटिंग लैब को बनाने की बात चलाई है। राइट, ऑल राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया हैज़ कंप्लीटेड 7 ईयर्स ऑफ मार्स ऑर्बिटर मिशन, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये सवाल काफ़ी आसान है, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। MOM यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन वॉज द सेकेंड इंटरप्लानिटरी मिशन ऑफ इसरो लॉन्च्ड इन 2013। सबसे पहले तो यही गलत है, ठीक है, क्योंकि ना तो ये 2013 में लॉन्च किया गया था, ना ही भारत का ये सेकेंड इंटरप्लानिटरी मिशन है। ये भारत का फर्स्ट इंटरप्लानिटरी मिशन है। क्या आपको मालूम है कि भारत ने इसके पहले भी कहीं भेजा है? जी नहीं, कहीं नहीं भेजा। सो दिस इज़ द फर्स्ट इंटरप्लानिटरी मिशन एंड इट वॉज नॉट लॉन्च्ड इन 2013। इसके बारे में बात करेंगे आगे जाके। इट वॉज लॉन्च्ड बाय GSLV, ये पार्ट भी गलत है। इसको लॉन्च करने वाला जो भारत का डार्क हॉर्स है, ऑल्सो कॉल्ड एज PSLV, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। सो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। इंडिया इज़ द फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच द मार्स ऑर्बिट, ये चीज़ बिल्कुल सही है। अभी तक चाइना ने जो है जिस टाइम पे MOM को लॉन्च किया था उस टाइम पे चाइना के द्वारा किसी भी तरह का जो मार्स मिशन है वो नहीं लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इंडिया बिकेम द फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच द मार्स ऑर्बिट। इवन जापान के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था। किस किस कंट्री ने लॉन्च किया है उसके बारे में जानकारी आपको आगे जाके दे दूंगा। इंडिया इज़ द सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर USA टू अचीव इट इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। जी नहीं, ये गलत है। इंडिया जो है दुनिया में पहली ऐसी कंट्री थी, इंडिया वॉज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड
ठीक है। तो हमने इसको अपनी पहली ही कोशिश में अचीव कर लिया था, यानी कि हमको दूसरी कोशिश नहीं लगी थी। तो ये भी काफ़ी बड़ी बात है, जो कि यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी उपलब्धि की बात है। सो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा इंडिया इज़ द फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच द मार्स ऑर्बिट। देखिए, the Mars Orbiter mission, commonly referred to as Mangalyaan-1, is a space probe which was launched by Indian Space Research Organization on November 5, 2013. So ये जो है ये बेसिकली आपका इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था on November 5, 2013. तो यहाँ पर ये आपका पहला ऑप्शन इसीलिए गलत हुआ क्योंकि ये सेकेंड इंटरप्लानिटरी मिशन नहीं है, ये पहला इंटरप्लानिटरी मिशन है. इट इज़ इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लानिटरी मिशन विच हैज़ बीन इन द मार्शियन ऑर्बिट सिंस September 24, 2014. आई एम सॉरी, मैंने एक चीज़ यहाँ पे गलत बोल दी थी. इसकी लॉन्चिंग तो 2013 में हुई थी, लेकिन ये ऑर्बिट में गया था 2014 में. लेकिन लगभग इसको 10 महीने लग गए थे इस पूरे के पूरे डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए. लॉन्चिंग हुई थी नवंबर 2013 में और ऑर्बिट में एंटर किया था इसने सितंबर 2014 में. इंडिया इज़ ऑल्सो द फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच द मार्स ऑर्बिट एंड द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अचीव इट ऑन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट. यानी कि हमने पहली कोशिश में ही बिल्कुल सक्सेसफुल अटेम्प्ट था हमारा, जब हमने इस पर्टिकुलर मिशन को मार्स के ऑर्बिट में प्लेस कर दिया था. इट हेल्प्ड इसरो टू एंटर द एलीट ग्रुप ऑफ स्पेस एजेंसीज इंक्लूडिंग द सोवियत स्पेस प्रोग्राम, यानी कि रशिया का, उसके बाद नासा का एंड यूरोपियन एजेंसी का, टू रीच मार्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दुनिया भर में जो फिलहाल चल रहे हैं मार्स वाले प्रोग्राम्स. सबसे पहले ये वाला जो है एक्सोमार्स 2022, ये वाला जो है जॉइंट प्रोग्राम है ESA और रशियन स्पेस एजेंसी का. याद रखिएगा, एक्सोमार्स 2022. इसके बाद मार्स 2020 रोवर, ये जो है नासा का परसिवेरेंस रोवर है, हाल ही में चर्चा में रहा था, जो कि रिसेंटली लैंड भी करवाया था. काफ़ी बड़ी बात हुई थी फॉर नासा ऑल्सो. इट वॉज लॉन्च्ड इन 2020, जिसने रिसेंटली टच डाउन किया था मार्स के ऊपर. इसके बाद होप मिशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहला मिशन है जो कि मुस्लिम वर्ल्ड के थ्रू आया है, यानी कि मुस्लिम किसी भी मुस्लिम नेशन के द्वारा ये करा गया है. लॉन्च्ड बाय UAE इन 2020. इट इज़ अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट मिशन टू मार्स. एंड ये वाला जो मिशन है Tianwen-1, ये चाइना का फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन है और इसको भी 2020 में ही लॉन्च किया गया था. हाल ही में इनके बारे में बात हुई है, इनके बारे में भी बात हुई है और इस चीज़ के बारे में भी बात करी गई है. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशंस हैं जो कि मार्स के साथ जुड़े हुए हैं. सभी के सभी नामों को याद रखिएगा, MOM, एक्सोमार्स, मार्स 2020 रोवर, होप मिशन एंड Tianwen-1 मिशन. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, details of JLPE mission were released by the Japan Aerospace Exploration Agency, that is called as JAXA. Which among the following is correct regarding joint lunar polar exploration? काफ़ी अच्छा सवाल है ये. इसको लेकर मुझे उम्मीद है कि सवाल पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है. JLPE. It was conceptualized as joint mission between JAXA and ISRO in 2017. ठीक है. तो देखते हैं कि क्या ये इसी साल में हुआ था. इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये वाला जो मिशन है ये जाक्सा और इसरो के बीच में ही लॉन्च किया गया था, बट क्या ये 2017 में हुआ था, ये देखना बाकी है. इट एम्स टू पुट अ लैंडर एंड अ रोवर ऑन द मून्स सरफेस. ये बात बिल्कुल सही है कि यस, जो ये जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है, तो बिल्कुल सही बात है कि ये एक लैंडर और एक रोवर डालना चाहते हैं ऑन द मून सरफेस. इसमें कोई शक नहीं है. इनफैक्ट ये जो मून का सरफेस है, आपको बता दूं कि ये जहां पर हमने अपना चंद्रयान 2 को प्लेस करने की कोशिश करी थी साउथ पोल ऑफ द मून पे, वहीं पर इसको प्लेस करने की बात चलाई जा रही है. इट विल बी लॉन्च्ड आफ्टर 2023. ये बात भी बिल्कुल सही है कि इसमें जापान ने कहा था कि इसको हम 2023 के बाद ही लॉन्च करेंगे, इसीलिए इसकी जो बहुत सारी डिटेल्स है वो अभी तक सामने नहीं आई हैं. सो क्योंकि सेकंड और थर्ड सही है तो फर्स्ट वाला भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव भी अवेलेबल है. हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. कुछ और डिटेल्स इसकी जान लेते हैं. देखिए, जॉइंट LPE मिशन. इट वॉज कॉन्सेप्चुलाइज अ मिशन बिटवीन जाक्सा एंड इसरो इन 2017. लैंडर और रोवर पुट करना चाहते हैं मून के सरफेस के ऊपर. इट विल बी लॉन्च्ड आफ्टर 2023. ठीक है. रोवर जो है इट विल कंडक्ट एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द एरियाज वेयर वाटर में बी प्रेजेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो उन इलाकों में जाने की कोशिश करेगा जहाँ पे इनको लगता है कि शायद वहाँ पे पानी मिल सकता है. एंड इन केस यहाँ पे इस रोवर को हाइड्रोजन भी डिटेक्ट होती है, देन रोवर विल देन माइन द सरफेस टू कलेक्ट द सैम्पल्स ऑल्सो. तो हाइड्रोजन की माइनिंग भी करेगा और वहाँ से सैम्पल्स भी लेकर आने की कोशिश करेगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो इमेज है ये असल में हमने जाक्सा के ही जो वेबसाइट है वहीं से उठाई है. ठीक है. तो इस इमेज में अभी तक जापान ने बहुत ही बेसिक चीज़ें डिक्लेयर करी हैं, अभी तक एग्जैक्ट चीज़ें सामने नहीं आई हैं, लेकिन यहाँ पर
जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला जो लैंडर सिस्टम है डेवलप्ड बाय जापान, उसके बाद लैंडर सिस्टम डेवलपमेंट लेड बाय इंडिया, ठीक है। सो डेवलप्ड बाय जापान बट डेवलपमेंट लेड बाय इंडिया है। रोवर सिस्टम डेवलपमेंट लेड बाय जापान। सो एग्जैक्टली जो है कौन क्या बनाएगा, क्या क्या चीज़ें बनाएगा, ये अभी तक सामने नहीं आई हैं, बिकॉज आई टोल्ड यू कि जो मिशन है वो असल में 2023 में लॉन्च होने वाला है। तो एग्जैक्टली अभी तक नहीं मालूम है कि चीज़ें जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। बट मोटा मोटा ये है कि कुछ चीज़ें जापान बनाएगा, कुछ चीज़ें इंडिया यहाँ पर बनाएगा, ठीक है। कुछ और डिटेल्स, लॉन्च ईयर जैसा कि आप देख सकते हैं आफ्टर 2023, लॉन्च व्हीकल H3 रॉकेट होगा जापान का, लॉन्च मास 6 टन से ज़्यादा होगा, पेलोड मास 350 kg प्लस होगा, ऑपरेटिंग पीरियड मोर देन 3 मंथ्स होगा, लैंडिंग पॉइंट साउथ पोल ऑफ द मून होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केवल इस चीज़ को याद रखिएगा, इस पूरे के पूरे जो चार्ट में से आपको एक तो ये याद रखना है लॉन्च ईयर, और एक आपको याद रखना है लैंडिंग पॉइंट की साउथ पोल रीजन ऑफ द मून होगा। मेजर मिशन इक्विपमेंट, एक तो वाटर डिटेक्टर लगाया जाएगा, साइंस इंस्ट्रूमेंट एंड एनवायरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें भी प्लीज़ ये वाली चीज़ को याद रखिएगा, वाटर डिटेक्टर इसमें लगाया जाएगा। क्लियर है। इस पर्टिकुलर टेबल से आपको केवल 3 चीज़ें याद करनी है, लॉन्च ईयर, लैंडिंग पॉइंट और वाटर डिटेक्टर इसमें इंक्लूड किया जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि वाई द मून्स साउथ पोल इज स्पेशल, तो ये भी देख लीजिए। साउथ पोल स्पेशल इसलिए माना जाता है बिकॉज ऐसा माना जाता है कि उसके जो क्रेटर्स हैं ना, दे हैव बीन अनटच्ड बाय सनलाइट। तो वहाँ पर शायद ऐसा लगता है कि चीज़ें बिगड़ी नहीं हैं या फिर चीज़ें जैसे थी वैसे ही कंटिन्यू होती आ रही हैं। तो बेसिकली आप ये मान सकते हैं कि दे आर ऑफरिंग एन अनडिस्टर्ब्ड रिकॉर्ड ऑफ द सोलर सिस्टम्स ओरिजिन्स, यानी कि जब से सोलर सिस्टम शुरू हुआ था तब से शायद चीज़ें वैसी की वैसी हों। तो हमें जो मार्स की हिस्ट्री है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल सकती है, ठीक है। और इसके जो क्रेटर्स हैं वो परमानेंटली शैडोड रहे हैं, यानी कि वहाँ पे सनलाइट बिल्कुल भी आके पड़ी ही नहीं है। टू होल्ड नियरली 100 मिलियन टन्स ऑफ वाटर, तो ये भी एस्टिमेट है कि वहाँ पे शायद बहुत भारी मात्रा में पानी भी आपको देखने को मिल सकता है। एंड इट इज़ ऑल्सो एज्यूम्ड कि वहाँ पे भारी मात्रा में एसेंशियल मिनरल्स भी हो सकते हैं, विच इंक्लूड हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी एंड सिल्वर। अगर ये चीज़ें मिल जाती हैं तो इसका मतलब कि ये एक अनटैप्ड रिसोर्स हो जाएगा ऑफ एसेंशियल रिसोर्सेज विच अगेन कैन बी अ बून फॉर द अर्थ। सो इसीलिए साउथ पोल को स्पेशल माना जाता है। 2-3 कारण हैं। देखिए, सबसे पहला कारण अनटच्ड बाय सनलाइट, सेकंड वाटर एंड थर्ड एसेंशियल रिसोर्सेज। केवल 3 चीज़ों को ही याद रखिएगा, बाकी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत चर्चा में था इस साल, कॉमेट नियोवाइज वॉज स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नासा। द कॉमेट नियोवाइज जो था, जिसका नाम C2020 F3 भी था, इसको स्पॉट किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम बाय नासा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी बहुत ही ब्रीफली बात करेंगे। ये नासा के द्वारा स्पॉट किया गया था इन मार्च 2020 विद द हेल्प ऑफ इट्स नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर। सो देखिए, इसमें क्या था ना, असल में टेलीस्कोप का नाम भी नियोवाइज ही था और इसीलिए इन्होंने इसको कॉमेट नियोवाइज के नाम से ही जानने लग गए थे। हालांकि इसके टेक्निकल नाम की बात करें तो ये इसका टेक्निकल नेम है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, C2020/F3। दिस इज़ द टेक्निकल नेम ऑफ दिस कॉमेट, ठीक है। वो लेकिन मीडिया ने कह लीजिए या फिर लोगों ने कह लीजिए, इसको बेसिकली नियोवाइज के नाम से ही जानने लग गए थे, क्योंकि इसको डिटेक्ट करने वाला टेलीस्कोप का नाम नियोवाइज था। आपको बताना चाहूँगा, ये वाला जो कॉमेट नियोवाइज था, ये जो है नासा के द्वारा एक वाइज मिशन लॉन्च किया गया था। वाइज मिशन क्या था? वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर मिशन। तो वाइज मिशन भी था, नियोवाइज टेलीस्कोप भी है, और कॉमेट का नाम भी कॉमेट नियोवाइज ही कहा जा रहा है। सो कंफ्यूज नहीं होना आपको, सभी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही हैं। कॉमेट्स होते क्या हैं? डस्टी स्नोबॉल्स हैं विच ऑर्बिट अराउंड द सन। दे आर मेड ऑफ आइसेस सच एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन मिक्सड विद डस्ट, ठीक है। और दीज मटेरियल्स केम फ्रॉम द टाइम व्हेन द सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म्ड। आई एम श्योर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कॉमेट्स की बेसिक चीज़ों के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें आपको और मालूम बता दी हमने आपको कि ये डस्टी स्नोबॉल्स होती हैं जो कि सन को ऑर्बिट करती हैं, ठीक है। और इसमें किसी भी तरह की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। कॉमेट में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे ये इसकी टेल होती है, ये इसका हेड होता है, ये सब चीज़ें भी होती हैं, राइट। सो इसको भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, अपने ज्योग्राफी की नॉलेज को जाकर रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इससे हालांकि सवाल आने के चांसेस कम हैं, बट ये काफ़ी बड़ी बात थी। डेमो 2 मिशन जो है, इट इज़ अ मिशन टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ISS काफ़ी चर्चा में रहा इस साल फॉर वेरियस रीजंस, ठीक है। डेमो 2 इज़ अ मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी? सो यहाँ पर
जो डेमो 2 मिशन है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो जो इंडिया की एजेंसी है, नासा जो कि यूएस की एजेंसी है, रॉसकोमॉस जो कि रशिया की एजेंसी है, और सीएनएसए ये आपको मुझे बताना है कौन सी एजेंसी है। ये सब सबने सुना होता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सीएनएसए कौन सी किसकी एजेंसी है। नाउ इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है नासा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये वाला जो मिशन है, और इसमें आपको जान के हैरानी होगी कि इवन दो रशिया और यूएसए दे डोंट सी ईच अदर आई टू आई, लेकिन इस केस में अभी तक जो है यूएसए के एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजने के लिए यूएसए यूज़ करता था रशिया की सर्विसेज को। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों की पार्टनरशिप चल रही थी, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं डेमो 2 मिशन बेसिकली क्या है। देखिए इसको थोड़ी सी कहानी को समझिए। जो आईएसएस है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसमें कई सारी कंट्रीज़ मेंबर हैं, जैसे कि यूएसए है, रशिया है, आई थिंक कनाडा भी है, ठीक है। नाउ इस आईएसएस पे जो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कि जिन लोगों को, जिन एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस पे भेजा जाता है, इसमें क्या था कि हर कंट्री अपने अपने स्पेसक्राफ्ट्स का इस्तेमाल कर रही थी। अब क्या हुआ कि 2011 की बात है, नासा का जो स्पेसक्राफ्ट था, जो नासा यूज़ कर रहा था आईएसएस में अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए, वो 2011 में उसने रिटायरमेंट ले ली। यानी कि उनका जो स्पेसक्राफ्ट था फॉर सेंडिंग द एस्ट्रोनॉट्स टू आईएसएस, वो 2011 में ऐसा मान लीजिए कि उसने अपने ऑपरेशंस करने बंद कर दिए। लेकिन क्या पिछले 10 सालों में नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस पे भेजा ही नहीं? जी नहीं, उन्होंने भेजा था, लेकिन किसकी मदद से? दे वर टेकिंग द हेल्प ऑफ रशिया। 2011 से उन्होंने रशिया का जो सोयूज़ स्पेसक्राफ्ट है, इसके नाम को प्लीज़ याद रखिएगा, सोयूज़ स्पेसक्राफ्ट, उसका इस्तेमाल करते आ रहे थे। दैट हैड बीन द सोल मीन्स ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट टू द आईएसएस, डिलीवरिंग मोस्टली लॉन्ग टर्म क्रू। लॉन्ग टर्म क्रू कौन सा होता है? यानी कि जो 1 साल 2 साल के लिए आईएसएस में जाके रहता है। सो यूएसए और रशिया, जबकि दोनों ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं हैं, उसके बावजूद यूएसए रशिया के द्वारा बनाया गया स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा था सो दैट वो लॉन्ग टर्म क्रू को आईएसएस पे भेज सके। अब यूएसए को लगा कि अब हमें भी आत्मनिर्भर बनना होगा इस चीज़ में। सो इट इज़ नासाज मिशन, जो डेमो 2 मिशन है, ये नासा का मिशन है इन ऑर्डर टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। तो ये आईएसएस के ऊपर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए नासा ने डेमो 2 मिशन को लॉन्च किया है। लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट किसका यूज़ करेंगे? स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? स्पेसएक्स इज़ द कंपनी ऑफ एलॉन मस्क, ये वही हैं जिनकी कंपनी टेस्ला भी है। सो स्पेसएक्स की कंपनी के द्वारा बनाया गया जो क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है, उसके माध्यम से अब डेमो 2 मिशन कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। ऑल्सो जो ये क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है, इसको लॉन्च करने के लिए भी जो स्पेसएक्स के द्वारा बनाया गया फाल्कन 9 रॉकेट है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। आई होप ये पार्ट क्लियर है कि अब नासा इस मिशन को कंडक्ट कर रहा है, डेमो 2 मिशन को, किसकी मदद से? इट इज़ कंडक्टिंग इट विद द हेल्प ऑफ स्पेसएक्स, और स्पेसक्राफ्ट भी स्पेसएक्स का है और लॉन्चिंग व्हीकल भी स्पेसएक्स का ही इसमें यूज़ किया जाएगा। इस पुरानी कहानी को प्लीज़ याद रखिएगा। सोयूज़ वाली बात जो मैंने आपको बताई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कि डेमो 2 मिशन बेसिकली क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली बिडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कॉन्स्टलेशन वॉज कंप्लीटेड बाय चाइना। आपको मालूम होगा जो बिडू इनका नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ये रिसेंटली चाइना ने इसके ऊपर स्टैंप लगा दी कि ये कंप्लीट कर दिया गया है। कंप्लीट यानी कि जितनी भी सैटेलाइट्स हमने इसके अंदर लॉन्च करनी थी, वो सारी की सारी सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी गई हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द बिडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम? चाइनाज बिडू नेविगेशन प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन द अर्ली 1990s। ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है, मैं आपको आगे जाके भी बताऊंगा कि इसकी लॉन्चिंग 1990 में हुई थी, लेकिन कंप्लीशन रिसेंटली हुई है। नेविगेशन सिस्टम हैज़ 35 सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट, ये चीज़ भी बिल्कुल ट्रू है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 35 सैटेलाइट्स हैं जो कि ऑर्बिट में डाली गई हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया का जो IRNSS है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसका रिसेंटली एक नया नाम भी दिया गया था नाविक के नाम से, उसके अंदर कितनी सैटेलाइट्स हैं ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देन BDS यानी कि बिडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से इसको BDS भी कभी कभार कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग प्रिसाइज पॉइंट पोजिशनिंग सर्विसेज। बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके से हमारा जो GPS चलता है ना,
यूएसए वाला ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसी तरीके से बीडीएस भी केपेबल है ऑफ प्रोवाइडिंग प्रिसाइज पॉइंट पोजिशनिंग सिस्टम। ये चीज़ भी बिल्कुल सही है, ठीक है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी आपका बन जाएगा सही जवाब। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट ओवर हियर। क्लियर है ये बात। इसके बारे में और भी जानकारी आपको देना चाहता हूं मैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, इट इज़ द 4th ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। दुनिया का ये 4था ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। इसका जो नाम है, इंडिया में इसके कई सारे मतलब होते हैं, ठीक है, पर उस पर ना जाइए। ये बेसिकली चाइनीज़ वर्ड है। चाइनीज़ वर्ड किस चीज़ के लिए? जो कॉन्स्टलेशंस होती है ना, फॉर एग्जांपल बिग डिपर या फिर प्लो कॉन्स्टलेशन है, उसका जो चाइनीज़ नेम है दैट इज़ कॉल्ड एज बिडू। तो इट माइट बी प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली इन चाइना, राइट। सो यहाँ पर जो ये बिडू है, ये इस पर्टिकुलर चीज़ से उठाया गया है नाम। नेविगेशन सिस्टम हैज़ 35 सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट, और चाइना ने इसकी लॉन्चिंग करी थी अर्ली 1990s में। Thereafter it became operational in 2000 within China and Asia Pacific region in 2012। तो धीरे धीरे ये अपनी रीच को एक्सपैंड कर रहा है। जैसे आज की डेट में सबसे बड़ी रीच जो है वो जीपीएस की है, जो कि यूएसए के द्वारा बनाया गया है, निर्मित किया गया है। सिमिलरली चाइना भी अपने नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है। ऑब्वियसली कई सारी चीज़ें, ये कई सारे क्षेत्रों में इसके आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं, विच इंक्लूड फिशरी, एग्रीकल्चर, स्पेशल केयर, मास मार्केट एप्लीकेशंस, फॉरेस्ट्री, पब्लिक सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी टाइमलाइन चली थी। देखिए 1994 बिडू 1 सिस्टम प्रोजेक्ट सेटअप, उसके बाद 2004 में बिडू 2, फिर 2009 में बिडू 3 को सेटअप किया गया। 2012 में यहाँ पे देख सकते हैं बिडू बिकेम वन ऑफ द 4 बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंटरनेशनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। फिर 18 में क्या हुआ, उसके बाद जाके बिडू 3 प्रोवाइड्स सर्विस फॉर बीएनआर एंड बेसिक ग्लोबल नेविगेशन सर्विसेज, ठीक है। तो ये बीएनआर यानी कि ब्रिजेस एंड रोड्स। उसके बाद 2019 में जाके डिप्लॉयमेंट ऑफ द कोर BDS-3 कॉन्स्टलेशन सिस्टम वाज कंप्लीटेड। इस चीज़ को प्लीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो इसके सिस्टम्स हैं, देखिए BDS-1 है, BDS-2 है, BDS-3 है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो BDS-3 है। इन केस ऐसा कोई सवाल आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो BDS-3 है। और 2020 में द 55th BDS नेविगेशन सैटेलाइट, ऑल्सो द फाइनल BDS-3 सैटेलाइट जॉइंस द ग्लोबल जियो लोकेशन नेटवर्क। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो 55 सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं, लेकिन यहाँ पे हमने आपको बताया है 35 सैटेलाइट्स की ऑर्बिट में है। तो इसका जवाब ये है कि कई सारी सैटेलाइट्स बीच में काम करना बंद कर देती हैं, तो इनको रिप्लेस करने के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च करी जाती हैं। लेकिन जो बेसिकली जिसके सिस्टम पे, जिस आधार पे चल रहा है, वो कुल मिला के 35 सैटेलाइट्स ही हैं जिसके आधार पे आपका BDS सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, राइट। ऑल्सो जाते जाते आपको बता दें कि कौन से सिस्टम्स हैं जो दुनिया भर में और चल रहे हैं। GPS USA का है, ग्लोनास रशिया का है, गैलीलियो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, इंडिया का नाविक है, दूसरा नाम है IRNSS, और QZSS जो कि जापानीज़ गवर्नमेंट का है, ठीक है। सो ये आपको याद होने चाहिए। 5 + 1 6 जो आपका बिडू है चाइना का। सो ये 6 के 6 नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, वी विल एंड दिस पर्टिकुलर डिस्कशन आफ्टर दैट। रिसेंटली इंडिया का पहला इन ऑर्बिट स्पेस डेब्री मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप किया गया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इट? इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इसरो। It will provide global real-time Earth coverage by deploying a constellation of cost-efficient nanosatellites in geostationary orbit. It is based on LIDAR technology. All of the above are correct. तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं है। इस क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये वाला जो इंडिया का पहला इन ऑर्बिट स्पेस डेब्री मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम है, ये किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, ना कि इसरो के द्वारा, जिसका नाम है डिजांत्र, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। It will provide global real-time Earth coverage by deploying a constellation of cost-efficient nanosatellites in geostationary orbit। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप geostationary orbit में कभी भी ऐसा डेब्री ट्रैकिंग सिस्टम नहीं लगाएंगे। डेब्री यानी कि जो स्पेस में मलबा इकट्ठा हो चुका है, जो वेस्ट इकट्ठा हो चुका है। क्या आपको लगता है कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में इतना वेस्ट इकट्ठा होगा? जी नहीं। मैक्सिमम वेस्ट कहाँ पे इकट्ठा होगा? मैक्सिमम वेस्ट इकट्ठा होगा लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। तो ये वाला जो है, ये जो पहला स्पेस डेब्री सिस्टम है, इसको जियो स्टेशनरी में नहीं बल्कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर डिप्लॉय किया गया है। तो सेकंड भी गलत है। सो A एंड B गलत है, तो ऑप्शन नंबर D भी गलत है। ऑप्शन नंबर C सही है, लीडार टेक्नोलॉजी। आई विल टेल यू अबाउट लीडार क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिगार्डिंग इंडियाज़ फर्स्ट इन ऑर्बिट स्पेस डेब्री मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम। सो ये ग्लोबल रियल टाइम अर्थ कवरेज बताएगा बाय डिप्लॉइंग अ कॉन्स्टलेशन ऑफ कॉस्ट एफिशिएंट नैनो सैटेलाइट्स। याद रखिएगा, इसमें नैनो सैटेलाइट्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। नैनो सैटेलाइट्स बहुत ही छोटी छोटी होती हैं। नैनो सैटेलाइट्स किस तरीके से होती हैं ये भी आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा डब्बा है, ठीक है। मान लीजिए आपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क देखी होगी। जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती थी पुराने ज़माने में, आज भी चलती है वैसे,
इस हार्ड डिस्क के अंदर ना छोटी छोटी सैटेलाइट्स इस तरीके से लगाई जाती हैं। तो एक कंप्यूटर हार्ड डिस्क में कई सारी, कंप्यूटर हार्ड डिस्क के साइज़ में कई सारी सैटेलाइट्स लगाई जाती हैं। इसको कहा जाता है नैनो सैटेलाइट्स, ठीक है। इसको एक और नाम भी दिया जाने लग गया है रिसेंटली, इसको कहा जाता है क्यूब सैटेलाइट्स या फिर क्यूब सैट, CUBESAT, क्यूब सैट भी इसको कहा जाता है, और ये LEO में डिप्लॉय किया जाएगा। इट विल हेल्प वेरियस इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज टू ट्रैक एंड मैप द स्पेस डेब्री। यानी कि ये केवल इसरो के लिए नहीं है, ये कई सारी दुनिया भर की जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं जो कि ब्रह्मांड में काम कर रही हैं, उनका स्पेस डेब्री को ट्रैक और मैप करने में हेल्प करेगा। किसने डेवलप किया है? इंडिया की पहली एयर एंड स्पेस सर्वेलेंस कंपनी है दिगांत्र, इसके द्वारा इसने जो है इसको डेवलप करवाया गया है। ये काम कैसे करता है? ये काम करता है लीडार टेक्नोलॉजी के ऊपर। लीडार को समझना काफ़ी आसान है। देखिए, आपने रेडार सुना होगा, आपने सोनार सुना होगा। रेडार किस पे काम करता है? रेडार काम करता है रेडियो वेव्स के ऊपर। सोनार किस पे काम करता है? साउंड वेव्स के ऊपर। सोनार के आधार पर आपने देखा होगा कई बार हम ओशन की गहराई को नापते हैं। रेडार के आधार पर आपने देखा होगा कई बार हम किसी दुश्मन के जो वेपन्स हैं उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मिसाइल्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली जो लीडार है ये बेसिकली लाइट वेव्स के ऊपर काम करता है इन ऑर्डर टू मेजर रेंजेस टू अ टारगेट, यानी कि डिस्टेंस को मेजर करना है कि कितनी दूर है वो हमसे वो चीज़, ठीक है। तो ये कई सारी टेक्नोलॉजीज के बेस पे काम करता है। 3 लाइट पल्सेस आर कंबाइंड विद अदर डेटा रिकॉर्डेड बाय द एयरबोर्न सिस्टम which generate precise 3D information about the shape of the earth and its surface characteristics। ये बात क्लियर है। लीडार में आपको बस याद रखना है कि ये लाइट वेव्स के ऊपर काम करता है सो दैट ये रेंजेस को मेजर कर सके, राइट। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से काम करता है। ये मान लीजिए लीडार इसमें एम्प्लॉय किया हुआ है इस एयरक्राफ्ट में, और ये देखता है यहाँ पे कि कितनी दूर तक लाइट जा रही है और उसके आधार पे डिस्टेंस को मेजर कर लेता है, ठीक है। नाउ ये आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ अर्थ ऑर्बिट। ये केवल आपकी जनरल नॉलेज पर्पस के लिए है कि बाय इंक्लिनेशन इक्वेटोरियल ऑर्बिट होता है, पोलर ऑर्बिट होता है, इंक्लाइंड ऑर्बिट होता है। बाय एल्टीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना कि लो अर्थ ऑर्बिट होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। इसको समझ लीजिए। देखिए, बाय एल्टीट्यूड 160 टू 2000 जो है लो अर्थ होता है, 5000 टू 10000 आपका मीडियम अर्थ होता है, और 35800 जो है फिक्स्ड, ये आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाया जाता है, ठीक है। तो ये वाले सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो आपको समझने होंगे बाय एल्टीट्यूड। इसके अलावा बाकी इमेज को आप देख सकते हैं और आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। क्लियर है? विद दैट आई कंक्लूड दिस वीडियो, एंड अगली वीडियो में हम और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक इज़ अ टफ टॉपिक बट वी आर ट्राइंग टू मेक इट ईजियर फॉर यू। सो on that note, I conclude this video. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.